नमस्कार। अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ उस समय 16th सेंचुरी खत्म हो रहा था और दरवाजे पे था 17th सेंचुरी, यानी 1600 के ही आसपास के समय में अंग्रेज भारत में आए थे। ये एक व्यापारी के तौर पे भारत आए और जो इनका रूप था, ये व्यापारी का जो रूप था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप इन्होंने बना रखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर व्यापारी के तौर पर अंग्रेज पहली बार भारत में दाखिल हुए। इसके पहले भी अंग्रेज आए थे, पर मैं आपको बता दूं, इसके पहले वो कोई व्यापार या कोई इस तरह के बड़े मकसद के साथ भारत में नहीं आए थे। उनका मकसद था अपने धर्म को भारत में फैलाना, अपने धर्म के बारे में भारत में बताना। पर जब यही अंग्रेज 1600 के आसपास भारत में व्यापारी बनकर आते हैं, उस समय से हमारे इतिहास का एक अलग ही हिस्सा शुरू हो जाता है। हमारे इतिहास में इनकी अलग ही एक पहचान दर्ज होती है, जिसका प्रभाव हम आज के भारत पे देख सकते हैं और किसी न किसी तौर पे हम अपने जीवन में भी उस प्रभाव को पाते ही हैं, चाहे वो अंग्रेजी बोलने के क्रम में हो या अंग्रेजी का इतना इम्पोर्टेंस हो, इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस हो हमारे जीवन में, या अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट हो। आज के हम चैप्टर में इसी इंट्रो के तौर पे ये लॉ एंड ऑर्डर का इफेक्ट जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा है, इस चैप्टर में हम उसी को समझेंगे। हम आज इंट्रो के ऊपर हैं। तो अंग्रेज 1600 के आसपास भारत आए। वो एक व्यापारी के तौर पर आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने भेष धर रखा था। भेष धर रखा था यानी ये नाम से वो भारत में अपने आगमन की सूचना भारत को देते हैं। उस समय के राजा या जो भी हो, जो भी जहाँ भी वो रुके, जहाँ भी जिस भी शासक से वो मिले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे ही मिले। उनको अधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का। उस समय उनको ये अधिकार दे कौन रहा था? उनको ये अधिकार दे रहा था वहाँ की सरकार, यानी जहाँ से वो आए थे वहाँ की सरकार। उस समय जो चला रहे थे वो थे क्वीन और किंग वगैरह, और उनके अंडर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कार्यरत था वहाँ पे। तो अंग्रेज जो थे वो भारत में आए। भारत में वो 1600 में एक ट्रेडर के तौर पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर आए। उनके पास एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, और ये एकाधिकार उन्हें दिया था वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन ने। फिर समय आता है 1765 का। इस समय जो कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो अभी तक कार्य कर रही थी भारत में, इसका पूरा कार्य करने का तरीका ही भारत में बदल जाता है 1765 के बाद। 1765 एक दिन की ये घटना नहीं है। ये घटना, जाहिर सी बात है, जो ये बदलाव की कोई भी घटना होती है, ये लंबे समय में अपने साथ एक हिस्ट्री लेकर आती है। तो इसके साथ जो जुड़ा हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में जानने के लायक है, वो प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। यहाँ बस ये जाने कि 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी राइट मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और उसके बाद जो कि ये कंपनी अभी तक अपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए भारत में जानी जाती थी, एज कि ये भारत में व्यापार के तौर पे मुख्यतः अपने आप को सेटअप कर चुके थे, पर जब ये दीवानी राइट इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मिल जाता है, तो अब ये सिर्फ एक ट्रेडर न रह करके रियल ग्राउंड फोर्स बन जाते हैं, यानी एक ज़मीनी ताकत के तौर पे उभरते हैं, ज़मीनी ताकत के तौर पे सामने आते हैं। उसके बाद साल आता है 1858 का, यानी 1858, और भारत में हो चुका था सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी भी हम जिसे कहते हैं। इस सिपाही म्यूटिनी के एवज में, यानी इस सिपाही म्यूटिनी के बाद में, जब ये सिपाही म्यूटिनी कंट्रोल हो चुका, उसके बाद भारत की बागडोर संभाली ब्रिटिश क्राउन ने। यानी भारत के पूरे जो जनतंत्र है, जो भारत के जो लोग हैं, उनके जीवन को संभालने, उनके जीवन को चलाने का जो जिम्मेदारी लिया गया जिनके द्वारा, वो था अंग्रेजी राज परिवार। यानी अब भारत जो था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुका था, और भारत के ऊपर जो राज था वो ब्रिटिश क्राउन का इस्टेब्लिश हो चुका था आफ्टर 1858। तो 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद भारत की जो सरकार थी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, वो डायरेक्टली आ जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत में अंग्रेजी शासन, यानी ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल, और ये चलता है 15 अगस्त 1947 तक। 1947 15 अगस्त का दिन, जब भारत में आज़ादी आई, जब भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की।
एक बात जो यहाँ ध्यान देने लायक है कि जब मैं सिपोई म्यूटनी ऑफ 1858 कहता हूँ तो ये सिपोई म्यूटनी के एग्जैक्ट डेट को यहाँ इस्टेब्लिश नहीं करता है, क्योंकि सिपोई म्यूटनी की जो शुरुआत है वो 1857 में ही हो गई थी, और क्योंकि ये हर जगह एक बराबर रूप से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसीलिए हर जगह एक बराबर रूप से इसका अंत भी नहीं हुआ। तो पूरा जो टाइम पीरियड है वो सिपोई म्यूटनी का वो 1857 से लेकर के 1859 में इसका लगभग सभी जो विद्रोही जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था, उसके अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स 1859 तक या तो पकड़े गए या अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिए गए थे। तो माना जाता है कि 1857 से लेकर के 1859 तक भारत का जो सिपाही विद्रोह है, या ज़्यादा बेहतर होगा कहना भारत के जो स्वतंत्रता का जो पहला जंग है वो चला था। कोई भी देश जब आज़ाद होता है या कोई भी देश जब बनता है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको सिस्टमैटिकली रन करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो वही कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत भारत को भी थी। आज़ाद होने के बाद भारत को चाहिए था एक संविधान। एक बेहद नामी व्यक्ति, उस समय के नामचीन व्यक्ति एम.एन. रॉय साहब के, जिन्होंने 1934 में ही ये सजेस्ट किया था कि भारत में एक कमेटी बननी चाहिए जो अपना संविधान खुद बना सके, जो अपना संविधान खुद के लिए खुद ही बनाए। इसी को देखते हुए 1946 में हमारे भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य शुरू होता है, और ये चलता है 26 जनवरी 1950 तक, तब तक जब तक हमें हमारा संविधान मिल नहीं जाता है। तो हमारा संविधान बनने का काम जो शुरू हुआ 1946 में हुआ, और ये कंप्लीट होता है जनवरी 26, 1950 को, जब हम अपने संविधान को पूरी तरह से अपने भारत के ऊपर इन्फोर्स कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गया था नवंबर 26, 1949 को, पर हमने उसको इन्फोर्स किया, यानी हमने उसको एक्शन में लाया 26 जनवरी 1950 को। ये बात पूरी तरह से सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो हैं वो भारतीय ही हैं, पर जब हम अपने संविधान को ठीक से देखते हैं और जब हम इसको मैच करते हैं अंग्रेज़ों के संविधान से, या अंग्रेज़ों के जो टाइम पीरियड है उसके इफ़ेक्ट से, तो हम पाते हैं कि हमारे संविधान पे ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तौर पे हमने अंग्रेज़ों को कॉपी किया है, और कॉपी करने का एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि अंग्रेज़ों ने जब लॉ बनाना शुरू किया तो उनके सब्जेक्ट तो हम भारतीय ही हुआ करते थे। भारत में जो भी लॉ बना वो एज अ सब्जेक्ट हम भारतीयों को ही ट्रीट किया जाता था। तो बहुत कुछ हमारे लिए ठीक भी था, हमारे हिसाब से भी बनाया गया था, और बहुत कुछ हमारे लिए जो था वो गलत था। बहुत कुछ क्या, काफ़ी कुछ गलत था। विद द टाइम जैसे जैसे हमारी कंट्री में हमारे इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशन बढ़ता गया, जो हमारे लोगों के बीच जो रिजॉल्व था कि हम आज़ाद होंगे, जब इसकी डिमांड बढ़ती गई, तब जाके जो धीरे धीरे जो लॉज बनने लगे भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा, वो मोर प्रो इंडिया थे। यानी वो ज़्यादा इस बात पे ध्यान देते थे कि किस तरह से जो भारतीय सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो भारत के लोग हैं, वो अपने आप को एज अ कंट्रीमैन या एज अ पीपल अपने आप को ट्रीट करते हैं, और उनके हिसाब से ही लॉ बनाया जाए। इसीलिए जब हम संविधान में देखते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए लॉज की बहुत ज़्यादा झलक हमें अपने संविधान के ऊपर देखने को मिलती है। अंग्रेज़ों का भारत पे काफ़ी लंबे समय तक राज रहा, और इसके कारण जो हमारा सिस्टम ऑफ थिंकिंग है या जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये अंग्रेज़ों के समय से काफ़ी मिलता जुलता है। ये अंग्रेज़ों के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित तौर पे देखते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लेकर आए गए थे, उनको हम इस चैप्टर में देखेंगे, और हम शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के साथ। ये कंपनी रूल के अंडर आता है, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक रहा। इसमें अन्य बहुत से टॉपिक्स हमारे द्वारा देखे जाएंगे, और हम अगले भाग में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानेंगे।